हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक सीरीज़ के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स की जो 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको मैं आपको क्रम बाय क्रम पढ़ाऊँगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी विषय जैसा कि यह छठवीं क्लास की बुक है, यानी पृथ्वी हमारा आवास। तो दोस्तों ऐसे ही 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक की बुक्स को मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पर डे आपको मैं वीडियोस देता रहूँगा दोस्तों। इस सीरीज़ में मेरा जो टारगेट रहेगा दोस्तों, तो आपको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छे तरीके से समझाना या अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना। दोस्तों आप देखते होंगे कि जो चैप्टर्स रहते हैं, उन चैप्टर्स के पीछे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि उन क्वेश्चंस को हल करवाने मतलब मैं खुद से सॉल्व करवाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं आपको चैप्टर्स को इस ढंग से पढ़ा दूँ कि आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने लग जाएँ। क्योंकि दोस्तों होता अक्सर ये है कि अगर मैं आपको सॉल्व करके उन चीज़ों को दे दूँ तो दोस्तों आप उनको रट सकते हो, लेकिन आप समझ नहीं सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको बेहतरी से आपको चैप्टर्स को समझाता रहूँगा और बेहतर कंटेंट देता रहूँगा, तो दोस्तों इससे ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस तो न केवल आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप जो फेयर कॉपी बनाते हैं उसके मतलब उबाऊ काम से बच जाएंगे। दूसरा, आपका समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। दोस्तों मैं आपको बेहतरी से समझाने का प्रयास करूँगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपको डाउट्स किसी भी चैप्टर से संबंधित अगर आपको डाउट्स हो तो दोस्तों आप नीचे लिखे हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मेरे से अपने क्वेरीज और डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ईमानदारी से आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों आपके डाउट्स के लिए मैं आपका स्क्रीन पर अपना नंबर दे दूंगा, जिससे आप पर्सनली आप मेरे से कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो दोस्तों। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए ना दोस्तों तो ये मेरी और आपकी एक साझेदारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको सेटिस्फाई करना है। अगर दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें नहीं समझा पा रहा हूँ तो दोस्तों यह मेरी नाकामयाबी है। क्योंकि दोस्तों अगर समझा जाए कि टीचर की कामयाबी उसका मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि टीचर को कितना आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्टूडेंट्स को कितना समझा पा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को टारगेट करके ये सीरीज़ शुरू की है। एक तो दोस्तों वो लोग जो यह मानकर बैठे हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो दोस्तों उनकी ये समस्या मेरे लिए चैलेंज है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि उनकी इस समस्या को मैं उनके लिए बहुत सरल बना सकूं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मैं उनके लिए इंटरेस्टेड बना सकूं। दूसरी समस्या दोस्तों उन लोगों के लिए कि आज बाज़ारवाद के दौर में जिनके पास कोचिंग्स के लिए पैसे नहीं होते हैं, और जो ग्रामीण रूरल एरिया से हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कोचिंग नहीं महंगी कोचिंग्स की फ़ीस भरने में सक्षम नहीं है दोस्तों, तो वो लोग भी मेरी इस वीडियोस को देख सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरी इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेश्चंस है दोस्तों, हम इसको अपने जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाएंगे दोस्तों, और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, और मैं अपने आप से आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस अनूठी पहल में आप मेरा सहयोग करें दोस्तों। सहयोग करने के लिए अगर आपको मेरे ये आगे आने वाली वीडियोस पसंद ना आएँ तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आगे मिलते हैं एक 6वीं क्लास कक्षा की भूगोल की पुस्तक के चैप्टर 1 के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों हम इस पुस्तक को शुरू करने से पहले आज हम इस पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। यह पुस्तक कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। तो दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसकी विषय सूची को देख लेते हैं। तो इसमें दी हुई है, पहला सौरमंडल में पृथ्वी,
दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा पृथ्वी की गतियाँ, चौथा मानचित्र, पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठवां पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां हमारा देश भारत, आठवां भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो दोस्तों इसी विषय सूची को हम प्रतिदिन चैप्टर वाइज पर डे एक एक चैप्टर से हम इसे कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट कक्षा 6 की किताब ज्योग्राफी का, सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों चैप्टर को पढ़ने से पहले जब हम इसके नाम के बारे में जान लेते हैं तो हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में पहले से ही समझ लेते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, यानी दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सौरमंडल क्या है, यानी सौरमंडल के बारे में और पृथ्वी के बारे में, क्योंकि सौरमंडल पृथ्वी में स्थित है। सॉरी दोस्तों, पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों डे बाय डे हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर से पढ़ेंगे। और दोस्तों आपके जो कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल नंबर आपको दे दूंगा। और वैसे दोस्तों आपको जो कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा होती है। दोस्तों आपने शाम को आकाश में कुछ छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं को देखा होगा। तो दोस्तों आपने इन छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं को आपने गिनने का भी प्रयास किया होगा, लेकिन आप इन्हें गिन नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों ये शुरुआत में चैप्टर की जो भूमिका है ये हमें कुछ चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली बताना चाह रहा है। तो हम इन चीज़ों को क्रमवार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जिस दिन पूर्ण चंद्रमा हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, या नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो दोस्तों ये इन चीज़ों को आप याद रखें। जिस दिन हमें पूर्ण चंद्र दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, और जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। दोस्तों आपको आज यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह तारे जो आकाश में चमकीले जो तारों को देखते हैं वह दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों ये तारे जाते कहीं नहीं हैं, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा तीव्र होता है और यह पृथ्वी से तारों की अपेक्षा ज़्यादा निकट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी ये चैप्टर की केवल भूमिका है दोस्तों, चैप्टर के बारे में हम यहाँ से जानना शुरू करेंगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ कीवर्ड, ये जो डेफिनेशंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से याद रख लें। तो दोस्तों हम सारी चीज़ों को
हर उस एंगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सभी एंगलों से चीज़ों को देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि एग्जामिनर ऐसा क्या पूछ लेगा जो हम नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों ट्राई करते हैं कि हम सभी चीज़ों को आसानी से और मतलब डिफरेंट एंगल से कवर करने का प्रयास करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। दोस्तों आसमान है, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है ना, मतलब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? खगोलीय पिंड। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेस्टियल बॉडी। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो दोस्तों इसमें तारे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यानी ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं तथा गैसों से बने होते हैं। इन गैसों से बने होते हैं तो ये हीट जनरेट करेंगे। तो दोस्तों हीट जनरेट करेंगे तो इनके पास अपनी ऊष्मा होगी। ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? तारा। तो यह खगोलीय पिंड की डेफिनेशन होगी दोस्त, ये तारे की यानी स्टार की डेफिनेशन हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इनकी वजह से क्या है कि यह इसमें निरंतर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और ये सूर्य की वजह से सूर्य सभी ग्रहों को अपना प्रकाश उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस पेज में आपको यह चित्र दिख रहा होगा, चित्र 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि जब सूर्य एक तारा है तो यह इतना बड़ा क्यों है और जो रात को चमकते हैं वे तारे इतने छोटे क्यों हैं? तो दोस्तों सूर्य एक तारा है क्योंकि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश है और यह हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के ज़्यादा निकट है। अन्य तारे पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि हमें छोटे दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों आप कितनी भी बड़ी चीज़ हो, जैसे कोई ट्रक आ रहा हो तो आपको दूर से वो बहुत छोटा दिखाई देगा और जैसे जैसे वो आपके नज़दीक आता जाएगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा। तो यही कॉन्सेप्ट चंद्रमा और सूर्य के बारे में है। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है और जब वही हवाई जहाज ज़मीन पर आ जाता है तो आपको बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यानी इससे एक और अपनी डेफिनेशन क्लियर हो गई दोस्तों कि तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल या तारामंडल, यानी बहुत सारे तारों का समूह। तो आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखें। दोस्तों अगर आपको इन चीज़ों को समझने में कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो दोस्तों आप मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। दोस्तों बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी 7 ऋषियों के नाम पर इन तारों का नाम रखा गया है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है, जो चित्र 1.1 में आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी तारों की सहायता से दोस्तों प्राचीन समय में क्या होता था? दिशा का निर्धारण। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी ये उत्तरी तारा है। उत्तर दिशा इधर है तो उत्तरी तारा क्या है? उत्तर दिशा को दिखाता था। इसे ध्रुव तारा कहते हैं दोस्तों, ये वाला तारा। तो ये ध्रुव तारा है, वो क्या करता था? उत्तर दिशा के बारे में बताता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम
सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। जैसे दोस्तों अगर ये 7 तारे क्रम से लगे गए हैं, इन्हें सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, तो अगर इनके पैरेलल एक रेखा खींची जाए तो ये क्या करेगी, ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी। देखो दोस्तों आप देख सकते हो, तो ये क्या बता रही है दोस्तों, ध्रुव तारे की ओर, ये ध्रुव तारा है। ओके फ्रेंड्स, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि तारामंडल क्या है, तारे क्या हैं, और इससे पहले देखा खगोलीय पिंड क्या है। तो इन सभी की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अगर इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे दूसरे के प्रकाश एवं ऊष्मा से चमकते हैं, यानी तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, इन्हें इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। तो दोस्तों यानी ग्रह की अगर हम परिभाषा बोले तो क्या होगी, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों, ग्रह कहलाते हैं, यानी प्लेनेट कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। दोस्तों परिभ्रमक का मतलब होता है परि माने चारों और भ्रमक माने भ्रमण करने वाला, जो चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके, सूर्य के, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है दोस्तों, सूर्य से, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। तो ग्रह है, पृथ्वी है, तो इसके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश तो नहीं होगी, तो यह अपनी ऊष्मा में प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, यानी चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, यानी फोल्ड बने हुए हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसे भी आप याद रखें। तो आइए दोस्तों अब हम एक डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल क्या है दोस्तों, ब्रह्मांड में क्या है, जो ब्रह्मांड है दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है कि अनंत निरंतर मतलब निरंतर अनंत फैले हुए बृहद क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों, कई सारी आकाशगंगाएं हैं। इन्हीं आकाशगंगाओं में से हमारी एक आकाशगंगा है जिसे गैलेक्सी कहते हैं, मतलब जिसका मुखिया कौन सा है दोस्तों, सूर्य है। तो सूर्य, सौरमंडल की परिभाषा क्या हो गई दोस्तों, सूर्य सहित अनेक अन्य सभी ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड आदि सौरमंडल कहलाते हैं। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, सूर्य है तो सूर्य इसका मुखिया है। सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है। तो इसमें आप क्रमवाइज ग्रहों को देख सकते हो। ये सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपनी अपनी परिभ्रमक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और ये अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं। तो आप इसे क्रम से देख सकते हो दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह की पट्टी आ गई, बृहस्पति, यूरेनस शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो दोस्तों इसे आप आसानी से देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। तो आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह। चंद्रमा क्या है दोस्तों, एक उपग्रह, किसका, पृथ्वी का। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब दोस्तों सौरमंडल क्या होता है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगर दोस्तों सौरमंडल की परिभाषा आपको याद रखने को कहा जाए तो दोस्तों आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। सौरमंडल क्या कहलाएगा दोस्तों, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है दोस्तों, सूर्य है। चलिए दोस्तों सौरमंडल की परिभाषा के बाद हम देख लेते हैं सूर्य के मुखिया के बारे, सौरमंडल के मुखिया के बारे में, जैसे क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्य।
तो सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्र में, जैसा कि मैंने चित्र में आपको अच्छे से बता दिया है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। दोस्तों यह गर्म गैसों से बने होने की वजह से इसका तापमान अधिक होता है और यह ऊर्जा हीट जनरेट करता है और अन्य ग्रहों को भी यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है, जिससे सभी ग्रह चमकते हैं। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी एक खिंचाव बल काम करता है, यानी जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी सबसे अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह हमसे कितना दूर है दोस्तों? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसीलिए यह हमें मतलब इसका प्रकाश हमें तेज महसूस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए सूर्य के बाद हम जान लेते हैं दोस्तों, सूर्य क्या हुआ? एक तारा है। अब हम ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं, ये आप याद रखें। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके फ्रेंड्स, तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है? ये दोस्तों एक ट्रिक दी है, इसके माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी इससे अपन याद रख सकते हैं। यानी M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मून, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सौरमंडल के सभी 8 ग्रह क्या है? एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं दोस्तों। कक्षा क्या होती है? जब ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं तो यह अपनी धुरी पर घूमने के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये अपनी कक्षा का निर्माण करते हैं और अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा उसे सूर्य की परिक्रमा लगाने में उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि जिसका जो परिभ्रमक जो मार्ग है तो वह उतना ही छोटा होगा। ओके फ्रेंड्स, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो इसे आप याद रखें, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे गए। यानी इन्हें क्या कहा गया दोस्तों? बौने ग्रह, यानी इन्हें ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब जानते हैं हम कुछ फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। यानी ज्योग्राफी क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि यानी पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे दोस्तों, ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों चलिए, हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम आइए ग्रहों के बारे में देखते हैं, पृथ्वी के बारे में जिस पर हम रहते हैं। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है दोस्तों? तीसरा। आकार में यह कौन सा है? 5वां। दोस्तों ये फैक्ट्स आप याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में आपके लिए काम आएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? यह सब तीसरा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहते हैं, यानी जियोइड कहते हैं दोस्तों। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी दोस्तों पृथ्वी पर क्या है, जीवन की सभी दशाएं, जैसे ऑक्सीजन है, जल है, भोजन है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पर अनुकूलित जीवन की दशाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों 71% इसके भाग पर जल है और 29% भूभाग है। ओके फ्रेंड्स, इसे आप याद रखें। इसमें अपन देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है दोस्तों? 8 मिनट। अब हम जानते हैं दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो यह चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर यह एक समान दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का ही उपग्रह है। चंद्रमा के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी 25%। 4 चंद्रमाओं को मिला दिया है तब एक पृथ्वी बनेगी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000, तो दोस्तों इसे आप याद रखें, किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ रोचक तथ्य हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। किसने रखा दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसे आप याद रखें क्योंकि यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो भारतीय चंद्रमा पर गया है दोस्तों राकेश शर्मा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है रॉकेट का प्रक्षेपण। तो इसके बारे में, उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। उपग्रह क्या? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों यह उपग्रह की डेफिनेशन होगी, इसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से चक्कर लगाते हैं जिस तरह से ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मानव निर्मित उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? ऐसे कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि हैं। ये कौन से उपग्रह हैं? मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? केवल एक ही है, वो है चंद्रमा। ओके फ्रेंड्स, तो रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, तो यह किए जाते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में पूरी करता है। तो 27 दिन में यानी 14-14 दिन के होते हैं। तो क्या होता है, यह जैसे ही 2 पक्ष बन जाते हैं, इससे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। क्योंकि दोस्तों जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, और जिस दिन नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखें। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी दोस्तों तारों के बारे में हम जान चुके, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में। इन सभी को छोड़कर असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन हो गई क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह किन्हें कहेंगे दोस्तों? ऐसे पिंड जो कि छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड्स ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
क्षुद्र ग्रहों की पट्टी दोस्तों हमने देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे दोस्तों। जैसे बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो जब ये फटा था तो सभी ग्रह क्या है आपस में विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं हम उल्का पिंड के बारे में। दोस्तों उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो दोस्तों यह उल्का पिंड की डेफिनेशन हो गई। दोस्तों ये सारी डेफिनेशंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, इनको आप बिल्कुल याद रखें। और आपको इन सभी से संबंधित जो कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपके इन डाउट्स को सॉल्व करूंगा। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहेंगे दोस्तों? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तथा फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख रहे होंगे, यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। कौन सी पट्टी दोस्तों? इसे मिल्की वे कहते हैं। सफ़ेद पट्टी, चौड़ी सफ़ेद पट्टी, यह क्या कहलाती है दोस्तों? आकाशगंगा। इसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? मतलब लाखों आकाशगंगाएं मिलकर। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो दोस्तों क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो दोस्तों हम अपना स्थान जानने के लिए एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे दोस्तों जैसे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी और पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो दोस्तों इस क्रम के अनुसार हम देख सकते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। दूसरा दोस्तों इसके उल्टे चलें, जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। अभी इस पर खोजें जा रही हैं, वैज्ञानिक निरंतर खोज कर रहे हैं दोस्तों। और जैसे ही वो खोज करते हैं और मतलब वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यह चैप्टर, इसी के साथ आपका चैप्टर यह समाप्त हुआ। तो इसके पीछे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों, जो कि इस चैप्टर के आधार पर ही पूछे गए हैं दोस्तों। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो यकीन मानिए दोस्तों आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा, तो आप एक बार और इसे पढ़ें दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आप वैसे तो मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप खुद इनका आंसर दें, क्योंकि दोस्तों जब आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो ना तो आप क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकते हो। अगर चैप्टर के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके आंसर दे पाऊँ। और दूसरा दोस्तों मैं अपना पर्सनली नंबर आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, तो आप मेरे से मतलब पर्सनली भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। बाद बाकी दोस्तों अलग अलग चैप्टर से जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो आप खुद इनको आंसर करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों आप खुद करोगे ना तो आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न, ग्रह एवं तारे में क्या अंतर है? तो दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास क्या है कि अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। और तारे क्या होते हैं दोस्तों? तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि मतलब गैसों से बने होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होती है तथा अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्रह और तारों में अंतर हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ग्रहों के बारे में क्या जाना जा सकता है दोस्तों? इनकी संख्या कितनी है?
ग्रह कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। और तारे कितने हैं दोस्तों? यह अनंत होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ग्रह हैं, ग्रह आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, तारे आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो। सौरमंडल क्या है दोस्तों? तो सौरमंडल की हम परिभाषा दे सकते हैं कि सूर्य सहित 8 ग्रह, तारे, खगोल, क्षुद्र ग्रह आदि सभी को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया है उसे सूर्य कहते हैं, जो कि सूर्य एक तारा है जो कि सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो दोस्तों इस डायग्राम में हमने देखा था, तो अगर आपने समझा होगा तो आप भी आसानी से दे सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके फ्रेंड्स। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन की सभी दशाएं उपलब्ध हैं। क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए, भोजन, पीने के लिए पानी और पेड़ पौधे आदि चीज़ें उपस्थित हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। और इसके मतलब यह ऊपर से देखने पर यह हमें नीला दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा भी जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के समान आकृति का है। तो जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के समक्ष आएगा दोस्तों, तो चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देगा तथा दूसरा भाग पीछे रहता है, इसलिए हमें दूसरा भाग दिखाई नहीं दे पाता है। ओके फ्रेंड्स। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो अनंत अंतरिक्ष में फैले हुए, मतलब अनंत फैले हुए बृहत्तर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने यहाँ भी देखा था दोस्तों। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सौरमंडल में, सौरमंडल आकाशगंगा में, आकाशगंगा ब्रह्मांड में। क्योंकि कई सारी ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, जिनमें से हमारी एक आकाशगंगा है जिसे मिल्की वे कहते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए। इनके बारे में आपको जो कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र और पृथ्वी है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान कराता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। तो ये दोस्तों अगर आप समझ रहे होंगे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इनके जवाब कर सकते हो। अब जो फिलिंग द खाली स्थान है दोस्तों, इनको भरने का प्रयास करते हैं। तारों का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे तारामंडल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स। तो हमने इस चैप्टर के बारे में, मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझाया। तो दोस्तों अगर इस चैप्टर से संबंधित जो कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से इन्हें पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।